जड़ से निकाल कर, उखाड़ कर, सत्ता से नहीं भारत से बाहर निकालने का समय आ गया है। साथियों, ये आपके बच्चों को पढ़ने नहीं देते, ये आपके बच्चों को रोजगार नहीं देते। और जब इन्हें समझ आ जाता है कि अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, भूखा घूमेगा, तो इसका ध्यान कैसे भटकाएंगे। ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई हम मुफ्त में राशन देंगे, और बड़े चौड़ से बोलते हैं, बड़ा खुश होके बोलते हैं, कहते हैं कि भाई हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया। आप मानते हैं कि मुफ्त में राशन कोई अच्छी बात है? कितने लोग बोलते हैं, यहाँ पे मेरी सभी माएँ बैठी हैं, माँ बताओ तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा मुफ्त में राशन लेने जाए? बताओ, नहीं चाहती ना माँ? तुम भी चाहती हो ना कि तुम्हारी औलाद अपने पैरों पर खड़े होकर, अपने आप कमाकर, अपने घर में आपके लिए अपनी कमाई, मेहनत की कमाई का खाना लेके आए? बताओ माँ। साथियों, राशन नहीं चाहिए, बहन जी का शासन चाहिए। बिल्कुल, इस बारी अगर आप लोगों ने सही जगह वोट डाला तो बहन जी का शासन यहाँ नहीं बल्कि पूरे देश में होगा, पूरे देश में। साथियों, ये लोग कहते हैं कि इन्होंने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया। इसकी कीमत हम लोग मुफ्त का राशन लेकर नहीं, जो हमें इसके बदले मिलना चाहिए था, उसको गवा कर चुकाते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि कितना आपको राशन मिलता है और उसके बदले आप कितना उसको चुकाते हो? आपको कितने का राशन साल का मिलता होगा, बताइए? 12,000, ज्यादा से ज्यादा 12,000 रुपए का साल का राशन मिलता। क्यों माँ, बताओ? 12,000 से ज्यादा का राशन तो नहीं मिलता होगा ना तुम्हें? नहीं। आपको पता है कि अगर आपका लड़का, आपकी बेटी सरकारी नौकरी पाए, क्लास 4 की भी नौकरी पाए, तो वो महीने का कम से कम 20 से 25,000 रुपया कमाएगी। मतलब साल का 2.5 लाख रुपया। ये आपको 12,000 का राशन देकर 2.5 लाख का चूना लगाने का काम कर रहे हैं। ये जो बोलते हैं ना कि आपने मोदी जी का नमक खाया है, बोलो वो भी हमारी कमाई का पैसा है मेरे भाई, वो भी तुमने नहीं कमा के दिया है, वो भी मोदी जी का नमक नहीं है, वो भी मेरी मेहनत की कमाई, जो मैंने इकट्ठा करा है, जो मैं सामान खरीदता हूँ, जिसपे जीएसटी जमा करता हूँ, उसका पैसा है जो तुम हमें राशन की ओर में देते हो। परंतु साथियों, ये ब्लैकमेल करना कि हमने मोदी जी का नमक खाया है, आपने मोदी जी का नमक खाया और अब वोट की ओर से आपको चुकाना पड़ेगा। साथियों, बोल दीजिएगा कि वो जो कहते हैं कि मोदी जी का नमक खाया है, जो थैले में वो राशन देते हैं ना, वही थैले में वो नमक और राशन भर के इन्हें वापस कर देना और बोलना हमारी बहन जी ने हमें किताब दी थी, हमें राशन नहीं दिया था, हमें रोजगार दिया था ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हों, ना कि किसी और के सामने हाथ फैलाने का काम करे। साथियों, मुफ्त का राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। साथियों, इन्होंने आप लोगों को वादा किया था 2014 में कि सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब 2 करोड़ नौकरी नहीं आई। उन्होंने ये भी कहा था कि महंगाई कम करेंगे। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको महंगाई महंगी लग रही है और कितने लोग हैं जिनको लगता है महंगाई कम हो गई? बताइए, किनको लगता है महंगाई कम हो गई यहाँ पे? ना, मेरे को मत जूता फेंक के मारना भाई, मैं नहीं था सत्ता में। जो लोग थे उन्हें मारने का काम जरूर कर सकते हो आप। कितने लोगों को लगता है महंगाई बढ़ गई? सबको लगता है महंगाई बढ़ गई? बिल्कुल भाई साहब, जो 2014 में 400 रुपए का गैस सिलेंडर था, आज उसकी कीमत क्या पहुंच चुकी है? 1200, अभी 1200 है। जरा आज का मतदान होने दीजिए, अगले मतदान होने से पहले वो गैस का सिलेंडर का दाम गिरा देंगे और जिस दिन
अगर गलती से सत्ता में आ गए तो फिर वही बेदाम जो अभी गिरा रहे हैं वो फिर से इसे 1100-1200 रुपए कर देंगे। साथियों, ये वो लोग हैं जो सामने से आकर आपको चूना लगाने का काम कर रहे हैं। साथियों, इन लोगों की मीठी बातों में मत आना, इन लोगों की मीठी बातों में मत आना। साथियों, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के एक बड़े नेताजी ने बोला था कि भाई आप लोग यूपी की सरकार को बुलडोजर की सरकार कहकर बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो लोग यूपी की सरकार को बुलडोजर की सरकार बोल रहे हैं उन्हें अपने आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि कितना डेवलपमेंट, कितना उद्योग यहाँ पर यूपी में आया है। साथियों, वो हमारे बड़े नेता हैं, वो देश के एक बहुत ही ऊंचे पद पे बैठे हैं। तो जब वो कहते हैं कि हमें अपनी आंखें खोल के देखनी चाहिए कि यूपी में क्या क्या काम हुए, तो हमने बिल्कुल वही किया। हमने अपने आंखें खोली और देखा कि किस तरह पिछले 1 साल में यहाँ यूपी में 65,000 से ज्यादा हमारी माताओं बहनों पर अत्याचार के केस दर्ज किए गए। बताइए साथियों, क्या यही है डेवलपमेंट का नाम? क्या यही है विकास कि हम अपनी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे? क्या यही है विकास? बताइए। नहीं साथियों, बहन बेटियों को नहीं सुरक्षा दे पाए विकास के नाम पर। दूसरी ओर जब हमने और इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करी और जानकारी हासिल करने की कोशिश करी तो पता चला कि 400 से ज्यादा किसान भाइयों ने पिछले साल ही यहाँ यूपी में अकेले आत्महत्या कर। इनकी गलत नीतियों के चलते रहते हमारे किसान भाइयों ने आत्महत्या कर। यही है डेवलपमेंट का नाम? बताइए साथियों, क्या यही है डेवलपमेंट? साथियों, इनकी जो विफलताएं की लिस्ट है ना, वो बहुत लंबी है। चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो रोजगार हो, ये सरकार किसी भी मुद्दे पर आज आप लोगों के सामने, आपके बीच में आकर वोट नहीं मांग सकती। क्योंकि जब आप इनसे सवाल करोगे कि क्या मेरे बेटे को रोजगार मिला, क्या मेरी बेटी को शिक्षा मिली, क्या मेरे बड़े बुजुर्गों को सुरक्षा मिली, इनके पास हर चीज का सिर्फ एक ही जवाब होगा, नहीं भाई, नहीं हम दे पाए, नहीं दे पाए हम रोजगार, नहीं दे पाए हम सुरक्षा, नहीं दे पाए हम यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी। साथियों, ये लोग आप लोगों से वोट मांगने के लिए और मीठी बातें करेंगे। कहेंगे कि भाई हमने राशन तो दिया था, तो अब आप लोगों को वोट तो देना पड़ेगा, परंतु आप बताइएगा कि रोजगार का वादा किया था, राशन का नहीं। इसलिए जब रोजगार आएगा तब आप लोग हमारे बीच में आना। जब तक रोजगार नहीं है तब तक आप लोगों की शक्ल देखने की हमें जरूरत नहीं है। साथियों, भाजपा की तरह समाजवादी पार्टी के लोग भी आप लोगों के बीच में आकर वोट मांगने का काम करेंगे, परंतु यहाँ पर बैठे हमारे सभी भाई बहन जानते हैं कि 2022 में जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला था, आज जब उस समाज पर अत्याचार होता है तो इस समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से एक बार भी उस समाज के लिए एक बार भी कोई चू नहीं निकलती कि उसके लिए हकों की लड़ाई लड़ सके। बताइए साथियों, मैं गलत बोल रहा हूं कि नहीं? सही? साथियों, ये हमारे समाज को बचा तो नहीं सके, परंतु जब रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का बिल राज्यसभा में रखा जाता है तो ये सबसे पहले आगे बढ़कर वो बिल फाड़ने का काम करते हैं, उसका विरोध करते हैं। साथियों, ये वो लोग हैं जो समाज जिन्हें वोट डालता है उसके लिए तो लड़ते नहीं, बट जिस समाज से ये आते हैं उस समाज को अगर रिजर्वेशन मिल जाए तो ये उसके हमेशा खिलाफ खड़े रहते हैं। तो साथियों, क्या बताइए, क्या ऐसी पार्टी आपके हकों की बात करेगी, आपके हकों के लिए लड़ेगी? तो क्या उस पार्टी को आपका वोट बनता है कि नहीं? साथियों, इसी तरह कांग्रेस भी आप लोगों के बीच में आएगी। वो लोग आपके बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेंगे। वो आजकल कह रहे हैं कि हम सभी SC ST OBC व पिछड़े समाज को
रिजर्वेशन का कोटा बढ़ा कर देंगे। साथियों, बताइए किसने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने के लिए सरकार को मजबूर किया? भाई साहब, पूरे देश में पता होना चाहिए कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट किसने लागू करी। बताइए किसने लागू करवाई? मान्यवर साहब काशीराम जी ने। और सत्ता में कौन था? वीपी सिंह की सरकार थी कि नहीं थी? जब उन्होंने मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू करी तो वो कौन सी पार्टी थी जिसने समर्थन वापस लिया था और वीपी सिंह की सरकार गिराई थी? भाजपा। अब आपको पता चल रहा है ना कौन कितना मानववादी सोच रखता है। वो आप लोगों को किसी भी स्तर तक आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। साथियों, आप जानते हैं बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दिलाने के लिए किसने मेहनत करी थी? मान्यवर साहब काशीराम जी ने, है ना, 1990 में। और मान्यवर साहब और बाबा साहब को गुजरे हुए कितना समय हो चुका था तब तक? तकरीबन 40 साल हो चुके थे। और 40 साल तक कौन सी सरकार सत्ता में थी? कौन सी सरकार सत्ता में थी? ये वही सरकार है जो आज आपके सामने भीख मांग रही है वोटों के लिए। साथियों, जब आज इनका अस्तित्व खतरे में है तो इन्हें बहुजन समाज की याद आ रही है, हमारे लोगों की याद आ रही है। कहां गया था वो बहुजन समाज जब तुम सत्ता में थे? कहां गया वो बहुजन समाज जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न उपाधि देनी थी? बताइए साथियों। तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को वोट बनता है? तो साथियों, अगर ये लोग भी आपके बीच में आए तो ये जो झंडा, हाथ वाला झंडा लेके आते हैं, वो उनके हाथ में थमाकर इन्हें बोलिएगा कि भाई ये उत्तर प्रदेश में आपके लिए कोई जगह नहीं, हमारी नेता हमारे साथ खड़ी है। बताइए साथियों, बात सही कि नहीं? साथियों, इतना ही नहीं, अगर मैं और समय इन लोगों की विफलता और इनकी कमजोरियों पे निकाल दूंगा तो आप लोगों को गर्मी कम नहीं लगेगी, आप लोगों को तकलीफ ज्यादा होगी। तो मैं आपको बहन जी के कार्यों के बारे में बताना चाहूंगा। आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लेता क्योंकि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। साथियों, बहन जी के मॉडल को हम बहन जी गवर्नेंस मॉडल कहते हैं, जिसके तहत बहन जी यहाँ जिस तरीके से देश में अपने सभी सर समाज के लोगों की मदद कर रही थी, उसी तरह अगर देश में आप लोगों ने बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया तो बहन जी पूरे देश में उन्हीं नीतियों के हिसाब से चलकर, उन्हीं नीतियों पे चलकर यहाँ सर समाज के सभी जरूरतमंद लोगों को यहाँ पर अपने पैरों पर खड़े करने की पूरी कोशिश करेंगी। साथियों, बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी। इस योजना के तहत बहन जी ने देश में पहली बार अपनी गरीब बच्चियों को पैदा होने के वक्त ही 1-1 लाख रुपए देने का काम किया था। और साथियों, देश में पहली बार एक गरीब घर में एक बेटी लखपति पैदा हुई थी, बहन जी की देन से। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बहन जी ने सावित्रीबाई फूले बालिका आशीर्वाद योजना भी चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने प्रदेश की हर एक बच्ची को 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त कराने के लिए काम किया था। साथियों, बहन जी ने अपनी हर एक बच्ची को 12वीं तक पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल जी जान से ये योजना लागू कराई, क्योंकि बहन जी मानती हैं बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश की हर एक बच्ची को शेरनी बनाने का काम किया, क्योंकि आज यहाँ पर हमारी बहन बेटियां नहीं, हमारे घर की शेरनी है जो दहाड़ती है तो पूरा प्रदेश कांपता है। क्यों, बता दीजिए, क्यों मेरे भाइयों, बता दीजिए, आपकी बहनें दहाड़ती है कि नहीं? साथियों, बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार ने प्रदेश के व्यवसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में हमारे पिछड़े समाज के छात्रों के लिए 27% आरक्षण सीटों में 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की थी। इतना ही नहीं,
बल्कि सरकारी कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में जो स्टूडेंट हॉस्टल्स हैं उनमें भी 27% आरक्षण की व्यवस्था तय करी हमारे सभी पिछड़े समाज के साथियों के लिए। साथियों, इसी क्रम में बहन जी ने महामाया आवास योजना के तहत सभी SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के परिवारों को अपना खुद का घर देने का काम किया। साथियों, बहन जी ने यही बुलडोजर से गुंडे माफियाओं के अवैध धंधे बंद किए और फिर हमारे गरीब साथियों को खुद का छत, खुद का घर देने का काम किया। यहाँ जिस तरह बुलडोजर की सरकार गरीब लोगों का घर उजाड़ती है, उसके विपरीत चलकर बहन जी ने हमारे सभी गरीब भाई बहनों को खुद का घर देने का काम किया। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बसपा की सरकार के दौरान कृषि एवं संबंधित कार्यों में मिनिमम वेजेस को 55 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया था और अन्य पिछड़े वर्गों के क्रीमी लेयर की वार्षिक आय को भी 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया था। साथियों, ये वो छोटी छोटी स्कीमें हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारे युवा साथी इस चीज को आज सही तरीके से समझ पाएंगे, परंतु मेरी मानिए भाइयों, मेरी मानिए कि अगर बहन जी ये छोटी छोटी चीजें जो 10 साल 12 साल पहले बहन जी ने जब प्रतिदिन 100 रुपए महीना कर दी थी, 100 रुपए दिन की दहाड़ी कर दी थी, तो आज समझिए कि आपकी दिन की दहाड़ी कितनी बढ़ाई जा सकती है। आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है चीजें समझना। साथियों, इतना ही नहीं बल्कि बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को रोजगार देने का काम किया, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार देने का काम किया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया और 6 लाख से अधिक सभी अपर कास्ट समाज के कमजोर लोगों को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी देने का काम किया। साथियों, बहन जी का मॉडल किसी एक जाति और धर्म के लिए नहीं, यहाँ बल्कि सर्व समाज में से हर जरूरतमंद लोगों के लिए। साथियों, कुछ ही इन जरूरी बातों के साथ साथ मैं आप लोगों से, खैर मेरे क्या, बहन जी के खासकर आदरणीय बहन जी की ओर से ये विशेष अपील है कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। साथियों, कोई वोट आपका खरीद ना पाए, कोई वोट आपका लूट ना पाए, कोई वोट आपका किसी तरह भटकाकर जाया ना होने दे। ये आप लोगों को इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि साथियों, देश के हर एक महिला, पुरुष व युवा साथी को वोट का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बहन जी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की महत्वपूर्ण देन है। बहुत जरूरी है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। साथियों, मैं आप सबसे खास तौर से अपील करता हूं कि ये समय आपस में लड़ने का नहीं। अगर कोई आपस में मनमुटाव है, अगर कोई झगड़ा है, तो आप प्लीज, आपसे दरखास्त करता हूं कि ये समय आप अपना लड़ाई झगड़ा एक तरफ कर हाथी के निशान के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर अपने प्रत्याशियों को जिताइए, ताकि आपके प्रत्याशी आगे जाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें और आप बहन जी के हाथ मजबूत करें, ताकि बहन जी हमारे साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को मजबूत करने का काम करें। साथियों, मैं आप लोगों से खास अपील करता हूं कि यहाँ शुभ नारायण गौतम जी, जो हमारे यहाँ 50 नंबर लोकसभा से प्रत्याशी हैं, आप उनको भारी मतों से जिताने का काम करें। डॉक्टर जगन्नाथ पाल जी, जो 51 लोकसभा से हमारे प्रत्याशी हैं, आप उन्हें भी भारी वोटों से जिताने का काम करें। डॉक्टर मनीष कुमार सज्जन जी, उनको भी आप भारी वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। साथ ही साथ प्रथमेश मिश्रा जी, इनको भी आप भारी वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। और इरफान अहमद जी, इनको भी आप भारी वोटों की
भारी वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें। आप लोगों से ये पुरजोर अपील करते हुए और एक बार आप सभी का दोबारा से धन्यवाद करते हुए आपसे